Dear students, our next topic is relationship between angular momentum and torque. Between angular momentum एंड दी टॉर्क, इन दोनों में रिलेशनशिप निकालना है। अब हमें एक बात का पता है कि एंगुलर मोमेंटम L जो होता है उसका लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, R क्रॉस P, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का हमें एक बार ये फार्मूला लिख लेते हैं और उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है उसको। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में लीनियर मोमेंटम, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा dl बाई dt। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, प्लस में सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, तो dr बाई dt सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन dp बाई dt। अब dr बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dr बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v क्रॉस p बन जाएगा ये। तो हम इसको लिख देते हैं, ये वाली टर्म को v क्रॉस p। दूसरा है हमारे पास dp बाई dt। dp बाई dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या बन गया, फोर्स बन गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। अच्छा, इसको अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, v क्रॉस p को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो यही होता है, और r क्रॉस f, ये सेम एज इट इज बना रहने देते हैं। अब मास तो कांस्टेंट है, तो v क्रॉस v। अगर दो वेक्टर सेम है, मतलब एक ही वेक्टर को उसके खुद के वेक्टर से ही अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आता है, आंसर जीरो आता है। तो v क्रॉस v क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि a क्रॉस b को हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। तो a और b के बीच में जो एंगल होता है वो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। तो v और v के बीच में तो एंगल जीरो होगा, तो v क्रॉस v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से dl dl बाई dt, इसकी वैल्यू आ गई r क्रॉस f। अब r क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, f क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। तो dl बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, टॉर्क के बराबर आ गई। तो टॉर्क किसके बराबर बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या उल्टा बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये सिंपल ऐसा बन गया कि जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है। तो ये जैसे फोर्स और टॉर्क एक दूसरे के बराबर होते हैं, सिर्फ उनमें क्या फर्क होता है कि अगर लीनियर मोशन है तो हम उसको बोल देते हैं फोर्स, और अगर एंगुलर मोशन है तो उसको बोल देते हैं टॉर्क। तो लीनियर मोशन में जो मोमेंटम होता है उसको लीनियर मोमेंटम, और जो एंगुलर मोशन में मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग टॉर्क बोल देंगे।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सब पार्टिकल से एक बॉडी बनी हुई है, तो वहाँ पे अगर टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसका क्या मतलब है। तो नेक्स्ट इज टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब मान लिया n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो सबका एंगुलर मोमेंटम नेट किसके बराबर हो जाएगा, सबके इंडिविजुअल के सम के बराबर हो जाएगा। मान लिया L1 इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, L2 इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो ऐसे Ln इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। अभी हमने सीखा है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दी r क्रॉस p, मतलब ये अभी हमने इसको यूज किया था, तो इसको एक बार दोबारा फिर अगर हम यूज करेंगे तो अब की बार क्या करते हैं, मान लिया L1 को निकालना है तो L1 क्या हो जाएगा R1 क्रॉस P1, L2 क्या हो जाएगा R2 क्रॉस P2, लेकिन P1 P2 P3 ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लीनियर मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आ चुका है, dl/dt के बराबर होता है। तो टॉर्क जिस पे भी निकालना है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, उसी में आपने क्या यूज करना पड़ेगा, उसका पोजीशन वेक्टर इनटू में उसके साथ जो फोर्स लगा हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया है, उसको हम यूज करेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स। सबसे पहले इस फार्मूला को यूज करो, और टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स। अगर फर्स्ट पे निकालना है तो R1 F1, सेकंड पे निकालना है R2 F2, अगर nth पार्टिकल पे निकालना है टॉर्क तो Rn इंटू में Fn। अब बात यहाँ पे ये है कि F1 F2 F3 Fn ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल, अगर फोर्स यूज करोगे तो इंटरनल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स यूज करोगे तो एक्सटर्नल टॉर्क। तो अब हमें पता है कि नेट इंटरनल फोर्स तो जो होता है 0 के बराबर होता है। पार्टिकल्स किसी बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो उनका नेट सम 0 के बराबर होता है। तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्सटर्नल फोर्स बचेगा। तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बचेगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि टॉर्क भी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होता है। पार्टिकल्स जो अंदर में लगाते हैं वो टॉर्क, उसकी जो नेट वैल्यू होती है या वेक्टर सम होता है वो 0 के बराबर होता है। तो सिर्फ टॉर्क एक्सटर्नल बचेगा, और वो टॉर्क जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो उसको आप किसके बराबर लोगे, dl/dt के बराबर लोगे, जो कि हम निकाल चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज टोटल टॉर्क। तो कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वहाँ पे इंटरनली कोई टॉर्क नहीं होता, सिर्फ एक्सटर्नली होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने देख लिया कि ये टॉर्क जो है फोर्स पे डिपेंड करता है, और फोर्स दो तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और नेट सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज इज ऑलवेज 0, इसलिए हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी भी कह सकते हैं, मतलब ऐसी बॉडी जिसमें कोई भी शेप एंड साइज में चेंज ना हो उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड बॉडी। तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ट्रांसलेशनल मोशन में ना जाए, मतलब वो कहीं पे भी आगे ना जाए, पीछे ना जाए, सीधा ना चले, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम
इसका क्या मतलब है कि ट्रांसलेट ना करे, मतलब ना तो आगे जाए ना तो पीछे जाए। इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई उसको अगर हम इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे कि उसका कोई भी लीनियर मोशन नहीं है, देन वी विल से इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तीन तरीके से मानते हैं। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब है? स्टेबल equilibrium, second is unstable and last one is neutral। स्टेबल का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट फिलहाल इक्विलिब्रियम में है और अगर आप इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो ये अगेन एक अच्छी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगा, मतलब स्टेशनरी रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एक फिलहाल तो इक्विलिब्रियम में है लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये अब भी इक्विलिब्रियम में है, डिस्टर्ब कर दोगे बाद में भी ऐसा का ऐसा वैसा ही इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसको हम आप कैसे समझ सकते हो? जैसे ये एक शेप है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्टेशनरी है। अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये बॉडी यहाँ पे जाके ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर भी हो सकता है एक दो बार ऑस्किलेट करेगा और फाइनली ये इस सेंटर पॉइंट पे स्टेशनरी हो जाएगा। तो ये एक नई स्टेबल इक्विलिब्रियम अपनी ढूंढ लेगा। तो पहले स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम में था, बाद में फिर एक न्यू पोजीशन पे जाके अगेन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो आप इसको कितना भी डिस्टर्ब कर लो, उसके बाद ये जो एक पोजीशन आ गई, ये एक ऐसी पोजीशन आ गई जिसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इसको डिस्टर्ब करोगे, इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, कहीं भी जाएगा, लेकिन फाइनली अपनी इसी पोजीशन पे आके ये स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसका मतलब दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे? जैसे कि ये शेप है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, अभी ये स्टेशनरी है, बिल्कुल स्टेबल है। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो ये या तो इधर गिर जाएगा ना या इधर गिर जाएगा और उसके बाद ये कोई इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो अगर आपने एक बार इसको चेंज कर दिया तो इसका इक्विलिब्रियम दोबारा नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा। तो वो क्या बन गया? इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि फिलहाल तो ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन ये इक्विलिब्रियम रहने वाला नहीं है। अगर आपने चेंज कर दिया तो ये अनस्टेबल है। और ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, आप इसको डिस्टर्ब कर भी दोगे तो बाद में भी ये इक्विलिब्रियम में ही आएगा, तो वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, आप इसकी पोजीशन को चेंज कर दोगे तो फिलहाल तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो दोबारा से ये किसी और दूसरी पोजीशन में चली जाएगी, तो अगेन ये इक्विलिब्रियम में एक नई जगह जाके इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये था उसी पुरानी जगह पे आके इक्विलिब्रियम में होगा और ये एक न्यू लोकेशन पे जाके दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज अबाउट द स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट होता है एक सेकंड कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की, वो है कि कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड वन इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर से लगा हुआ है, एक फोर्स इधर से लगा हुआ है। अब ये वाला तो इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, ये वाला इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। इक्विलिब्रियम में कब होगा कि ना तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमा पाए ना ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा पाए, देन वी विल से इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बन गई? देयर शुड नॉट बी एनी रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, देन वी विल से रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो मोमेंट निकालते हैं हम, एक मोमेंट क्या निकालते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के। तो अगर इसका नेट मोमेंट या मोमेंटम, नेट मोमेंटम
इस पॉइंट पे एट पॉइंट ओ जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मोमेंटम निकालते कैसे, मान लिया ये F1 फोर्स है और इस पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे है, और मान लिया ये F2 फोर्स है इस पॉइंट से L2 डिस्टेंस पे है। तो नेट मोमेंटम अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लोगे तो सॉरी पॉजिटिव ले लोगे तो ये F1 तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, तो F1 इंटू में L1 माइनस F2 इंटू में L2, दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ये F1 L1 क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाई F1, F2 L2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाई F2। तो दिस शुड बी नेट इक्वल टू 0, देन वी विल से इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक छोटा सा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, मुझे इसको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि अगर मैं उस पॉइंट पे अपनी उंगली के ऊपर उस पॉइंट से अगर इसको टिकाऊंगा तो ये ना तो लेफ्ट में जाएगा ना राइट में, मतलब स्टेशनरी हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी उंगली पे इसको रखने से ये किसी भी मोशन में नहीं होगा तो वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास के जैसा ही होता है कि जहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जहाँ से इक्वली मास जो है इससे उतना ही लेफ्ट में, उतना ही राइट में, उतना ही अप, उतना ही डाउन। तो लास्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ खास करने का नहीं है, बस जो लीनियर मोशन के लिए अब आपने इक्वेशंस यूज की थी वो रोटेशनल मोशन के लिए कैसे यूज करोगे मैं वो बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन, इसका क्या मतलब है। लीनियर मोशन के लिए हमने 3 इक्वेशन यूज की हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये है लीनियर मोशन के लिए। S क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, U रिप्रेजेंट करता है लीनियर वेलोसिटी इनिशियली जब टाइम t की वैल्यू 0 है, A क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन इन द मोशन, V रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो अगर ये इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन आपने एंगुलर मोशन के लिए भी यूज करनी है तो फिर आप क्या करोगे, S की जगह आपने फिर यूज करना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, पहले भी यूज किया है। तो थीटा इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी इनिशियली, तो हम वेलोसिटी एंगुलर मोशन में ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं नीचे एक 0 लगा देता हूँ, ये इसको हम बोलते हैं ओमेगा नोट। तो इनटू में टाइम t प्लस 1/2। अब ये है एक्सीलरेशन लीनियर वाला, लेकिन अब कौन सा यूज करना है, एंगुलर वाला। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से यूज करते हैं, अल्फा टी स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन जो लीनियर मोशन में ऐसी थी, एंगुलर मोशन में ये क्या बन गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को मान लिया बनाना है, ये है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मान लिया ओमेगा है, तो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की जगह ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी, ये बन गई। ये ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s ऑफ, ये है एक्सीलरेशन लीनियर, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा और s की जगह थीटा। तो इनका प्रूफ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ये निकाले हैं वैसे वैसे उसको भी निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर को मैं दोबारा करना मेरे को लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो आप उसको कर सकते हो। जैसे हमने इन इक्वेशन को तीनों को डिराइव किया था, अब क्या करना, आप एंगुलर मान लेना, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा मान लेना, यू की जगह ओमेगा नोट मान लेना, ए की जगह अल्फा मान लेना। जैसे ये इक्वेशन डिराइव की थी वैसे ही ये भी इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस यूनिट का हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, 5th यूनिट ही चल रही है अभी। 5th यूनिट में 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।